चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें बहुत सारी जैसे बहुत टॉपिक्स बहुत सारे हैं। देखा जाए तो इसमें लगभग 15 टॉपिक रखी गई हैं। उन 15 टॉपिक में जो इतिहास है, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना रखा जिसमें हमने बताया है कि जो जीएस 1 है उसमें इतिहास को विशेषकर मैंने क्लियर कर दिया है कि हिस्ट्री के चाहे मॉडर्न हो चाहे मेडिवल हो या एनिसेंट हो, तीनों की मैंने बात वहाँ कर दिया है बहुत अच्छे से। वहाँ उसको आप देख करके जान सकते हैं कि कैसे डिवाइड करके हमको पढ़ना है। आज हम बात करने वाले हैं कि जीएस 1 क्या है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में कहाँ से प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, यानी प्राचीन से आधुनिक की जब बात की गई तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एनिसेंट इंडिया है ही, और मेडाइवल इंडिया भी है और मॉडर्न इंडिया भी है। यानी प्राचीन, मध्य, आधुनिक, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के क्या देखना होगा, कला के रूप को देखना होगा, साहित्य को देखना होगा और वास्तुकला को देखना होगा। इन तीनों चीज़ों को देखना होगा। एक बात और है कि यहाँ पर जो टॉपिक 1 है जीएस की टॉपिक 1 है, अगर हम सिर्फ इसे ही पढ़ते हैं तो ये कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर है। ये क्या है आर्ट एंड कल्चर, जिसके अक्सर लोग नितिन सिंघानिया की पुस्तक पढ़ते रहते हैं। बड़ी मोटी सी किताब नितिन सिंघानिया की है, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है लेकिन बहुत समय लेती है वो। तो टॉपिक 1 में अगर देखा जाए, सिर्फ टॉपिक 1 की बात मैं कर रहा हूँ। यदि हम सिर्फ टॉपिक 1 की बात करें, इसके साथ हम टॉपिक 2 और टॉपिक 3 को कनेक्ट ना होने दें, यानी 2 और 3 को ना कनेक्ट होने दें, तो आप कह सकते हैं कि टॉपिक 1 बहुत ही आसान है, बहुत इजी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। लेकिन जैसे हम टॉपिक 2 और टॉपिक 3 को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही जानते हैं क्या हो जाता है, जो मॉडर्न इंडिया है यानी आपका आधुनिक भारत है, उसका विस्तार हो जाता है। यानी उसके कई पहलुओं का हमें अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी टॉपिक 1 में आकर के सिर्फ अगर अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन से आधुनिक का, तो हमारा सिलेबस बहुत ही सीमित है। कैसे? कला के प्रारूप को बात करेगा, साहित्य की बात करेगा, वास्तुकला की बात करेगा। लेकिन जैसे हम टॉपिक 2 को लेके आएंगे, वैसे ही जैसे टॉपिक 2 में क्या है कि आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक की जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं, वो आके जुड़ती हैं। और टॉपिक 4 अगर देखेंगे तो आंदोलन, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक चलता है, अगर उसकी आप बात कर लिया, उसको हम कनेक्ट करते हैं लाके टॉपिक 2 टॉपिक 3, तो अगर दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये समझिए कि आधुनिक का विस्तार हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पाठ्यक्रम किसका बन जाता है? अगर हमसे पूछा जाए कि सर बताइए कि जीएस 1 में आधुनिक भारत का सिलेबस क्या बड़ा है या छोटा है, तो मैं कहूँगा कि जीएस 1 में सबसे बड़ा अगर किसी का सिलेबस है तो मॉडर्न इंडिया का ही है। किसका है? मॉडर्न इंडिया का है, यानी कि आधुनिक भारत का ही है। लगभग ये कहा जाए इतिहास का 60% अकेले यही है। कितना है? 60% है मॉडर्न इंडिया। और बात किया जाए किसका, प्राचीन और मध्यकाल का, तो प्राचीन मध्य टॉपिक 1 में ही सिर्फ है। टॉपिक 3 और टॉपिक 4 से कोई वास्ता उनका नहीं है। तो अगर वहां नहीं है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी महत्ता और किसकी बढ़ जाती है। यानी कि जीएस 1 में टॉप 1 पे कौन है? मॉडर्न इंडिया है। और टॉप 2 पे कौन है? आपका एनिसेंट इंडिया है। और मेडाइवल कहाँ है? 30 से पर आता है। तो इसके बाद अगर कहा जाए कि 40% बच जाए, 30% किसका है? 30% है प्राचीन का और 10% किसका है? मेडिवल का है। मेडिवल से मेन से सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी तुलना करके पूछा जा सकता है। अशोक की तुलना अकबर से करते पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो दोनों हमको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। हाँ, अब बात यह है कि आपको सिलेबस, अब हम चूंकि टॉपिक 1 की बात कर रहे हैं, 2 और 3 का मैंने बता दिया, इसकी हम बात अभी नहीं आपसे करने वाले हैं। तो टॉपिक 1 की अगर बात करता हूं तो कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला, यानी यह सिलेबस क्या है? लिमिटेड है बहुत ज्यादा। और खासकर यूपी पीसीएस की अगर बात किया जाए, यूपी पीसीएस में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन कभी कभार आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है। कभी साहित्य से आता है तो कभी कला से आ जाता है, कभी वास्तु, तो बहुत ज्यादा समस्या यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे एक जुड़ता है क्या? भारतीय संस्कृति जुड़ती है। इसके साथ अगर देखा जाए तो टॉपिक 6 को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमें पढ़ना हो, देखिए अगर आप कनेक्ट करके पढ़ना जानते हैं तो समझिए मेंस आपके दाएं और बाएं हाथ में खेल है। गांव वाले कहते हैं ना कि ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ में खेल है,
तो ये सच है। अगर आप टॉपिक कनेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं तो इसके लिए टॉपिक कनेक्ट होगी तब, जब आपको यह पाठ्यक्रम जो दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा याद रहेगा तब ऐसा होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। यानी आपको यह पाठ्यक्रम याद होना ही चाहिए। तो टॉपिक 6 में अगर आप आएंगे तो वहां भारतीय समाज और संस्कृति की बात की गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम संस्कृति का अध्ययन इसी के साथ कर सकते हैं। किसके साथ? कला, साहित्य, वास्तुकला में। अगर हम यही कर लेते हैं तो हमारी टॉपिक 6 क्लियर हो गई। तो चूंकि हम जब आपकी क्लास जो भी मैं शुरू कर रहा हूं मेंस को लेकर के, मैं टॉपिक और आंसर राइटिंग दोनों इसमें करवाने वाला हूं। और सबसे खास बात है कि हमने एक नया प्रयोग किया है। प्रयोग मैंने कैसा किया कि जब मैं टॉपिक 1 की चर्चा कर रहा था आपसे कि भारतीय संस्कृति इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के जो है घटनाओं का हमें क्या करना है, वह उसकी कला के रूप का, साहित्य का, वास्तुकला का अध्ययन करना है। तो ही मेरे जेहन में एक बात उठ गई कि क्यों ना जो GS5 है, GS5 यानी कि यूपी स्पेशल, क्यों ना GS5 को आके कनेक्ट कर दिया जाए। जो यूपी का भी 2023 में 5 और 6 पेपर ला के जोड़ दिया गया है। 5वां पेपर जो है उसमें इतिहास है। तो GS5 में जो टॉपिक 1 है उसमें भी कहता कि प्राचीन यूपी का इतिहास, क्या कहता है, कहता है यूपी के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और क्या कहता है, यूपी के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर की बात करता है। कहता है तो जब प्राचीन नगर की बात कर दिया तो जाहिर सी बात उसने किसकी बात कर दिया है, सेम चीजें वही सारी की सारी कहां से आ गई हैं, जो GS1 टॉपिक 1 है वही कहां आ गया है, यूपी के संदर्भ में आ गया है। यही सारी बातें, चाहे कला हो, चाहे साहित्य, चाहे वास्तुकला का संबंध कहां हो गया, GS5 के टॉपिक 1 में लाके रखा गया। बशर्ते क्या किया गया, या भारत के संदर्भ में है या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। उत्तर के संदर्भ में खास बात और यहाँ देखिए सभ्यता, संस्कृति, वास्तुकला भी कनेक्ट है और संग्रहालय कनेक्ट हुआ, अभिलेखागार कनेक्ट हुआ और उनकी महत्ता, उनके रखरखाव में सरकार हमारी क्या योजना बना के रखी है, कैसे कैसे बजट आवंटन करती है, ये सारी बातें वहां के आ गई। तो यदि हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हों या टॉपिक यानी GS1 टॉपिक 1 और GS5 टॉपिक 1 इन दोनों को एक साथ हम कनेक्ट करके स्टडी करते हैं तो ये समझिए कि हम तो GS5 को ही पढ़ रहे हैं और GS1 को ही पढ़ रहे हैं। और चूंकि बात ये है कि GS1 आपको अधिक नंबर दिला सकता है, GS5 आपको अधिक नंबर दिला सकता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ भी तो 200 नंबर का है और ये देखा जाए अगर तो ये आसान है। GS1 में उठा पटक ज्यादा हो सकती सवालों के साथ, यहाँ तो इसका सिलेबस कुछ ऐसा है कि आप इस प्रदेश के रहने वाले हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए अपने राज्य के बारे में कुछ जानकारी पहले से है, पहले से उन्होंने पढ़ रखा है, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो नोट्स बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, हमें नोट्स बनाते समय दोनों को एक साथ नोट बनाना चाहिए। किसका, GS1, जब तो आप GS1 का टॉपिक 1 पढ़ रहे हो तो टॉपिक 1 आप किसका पढ़ लीजिए, GS5 का पढ़िए, कनेक्ट करिए। और मैंने कनेक्ट कर लिया है, मैंने एक पाठ्यक्रम बना रखा है। कैसा पाठ्यक्रम, मैंने देखिए लिखा है कला संस्कृति। मैंने क्यों लिखा कला संस्कृति, इस कला संस्कृति में बात मैं करूंगा किसकी, GS1 की बात करूंगा और GS5 की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, GS1 और GS5 दोनों की बात करने वाला हूं। कला मैंने इसलिए क्या लिख दिया, कला संस्कृति। और यहां मैंने इस बात को बताया कि यह यूपी के विशेष संदर्भ में है, यूपी का विशेष संदर्भ, यानी कि मैंने इसमें यूपी के टॉपिक को कनेक्ट कर लिया अपने अंदर ला करके। अगर आप इस पर टॉपिक नोट्स बनाते चले जाएंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका टॉपिक 1 GS का टॉपिक 1 और GS का 5 का टॉपिक 1 100% क्लियर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। हाँ, जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हो वो क्या करेंगे, जो भारत का यानी कि जो GS1 है उनके लिए क्या है कि कला संस्कृति पढ़ेंगे इसमें, लेकिन यूपी के संदर्भ को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये भी आप समझिएगा वहां पर भी विशेष करके यूपी के संदर्भ में एक आध सवाल निकाल सकता है, क्योंकि यह जो है उत्तर प्रदेश भारत का ही तो राज्य है। अगर भारत की कोई स्पेशल कला संस्कृति की तुलना करवा दिया यूपीएससी में तो क्या करोगे, क्या करोगे। जैसे 16 महाजनपदों के 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, तो 8 महाजनपदों में अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि मगध साम्राज्य वहीं पर है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मतलब उस 16 महाजनपदों के संबंध कहाँ रखता है मगध संबंधित किससे है, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में है। तो उसे तो बिहार से भी जोड़ सकता है, उसे ले आकर के वो यूपी में बौद्ध के अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान आपका, सारनाथ यही है ना, कुशीनगर यही है, श्रावस्ती यही है,
कौशाम्बी यही है, मथुरा यही है, जो बौद्ध जैन सबसे संबंधित है। तो अगर कंपेरिजन करके आपसे वो यूपी विशेष कर लिया तो क्या करोगे? यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता नहीं, यूपीएससी इसके लिए आजाद है, पूरी तरह आजाद है। आपको किसी राज्य विशेष में कोई चीज है और वो सब किसका संदर्भ में, इस टॉपिक संदर्भ में, तो ले जाके वहां से पूछ सकता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब भी पढ़ो टॉपिक को कनेक्ट करते हुए पढ़िए। अगर आप टॉपिक को कनेक्ट करते हुए नहीं पढ़ते हैं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो मैंने एक चार्ट में बहुत छोटा सिलेबस बनाया है, और जो मेरा इनके बाद जो बचता है उसको मैंने मिसलेनियस कर दिया है, यानी मैंने उसे विविध बना लिया है। मैं उसे विविध मानता हूं। और ये भी आप समझिएगा कि जब कोई फॉर्मेट सिलेबस का रेडी किया जाता है, टॉपिक कनेक्ट किया जाता है, तो उसके कंटेंट पहले बना लिए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कि मैंने इसका कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है, और मुझे सिर्फ इस लेक्चर देना और समझाना है, और टॉपिक आपको पढ़ाना है, बाकी मुझे करना नहीं इसमें कुछ। तो ये पहले इस पे सारा काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप काम नहीं कर चुके, इसकी प्रामाणिकता भी है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ये नोट्स कई लोगों को सिलेक्शन दिलवा चुका है। 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीसीएम लगातार कई वर्षों से रियल ले लिया अपना, बस इसी कंटेंट से कहीं से बाहर नहीं जाना पड़ा। तो कला संस्कृति जो कि आपका जीएस टॉपिक 1 है और ये जीएस 5 में टॉपिक 1 है, तो मैं दोनों को कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद मैंने उसका परिचय तैयार किया कि कला संस्कृति का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कला क्या है, संस्कृति क्या है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं कम से कम शब्दों में। कला कहाँ से बन के आया, संख्यान है या कल है, कौन सी धातु से बन के आया, कला की बात हम कर लेंगे, उसका परिचय देंगे, हम संस्कृति का परिचय देंगे, है ना। और हम उसके बाद वास्तुकला का अध्ययन करेंगे, मूर्तिकला का अध्ययन करेंगे, चित्रकला का अध्ययन करेंगे। हम भाग किसमें, जीएस 1 में रहेंगे तो भाग के संदर्भ में करेंगे, और जब हम जीएस 5 में आएंगे तो उत्तर प्रदेश संदर्भ में वास्तुकला है क्या, मूर्तिकला है क्या, चित्रकला है क्या। संगीत में जाएंगे हम तो संगीत टॉपिक 1 जीएस 1 के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो भाग संदर्भ में पढ़ेंगे, और यहाँ पढ़ेंगे तो किस संदर्भ में पढ़ेंगे, यूपी के संदर्भ में देखेंगे। यानी संगीत को या नृत्य परंपरा को हम ऐसे देखते जाएंगे, और हम एक ही कह सकते हैं कि पेज में हम दोनों सुनाते जाएंगे कि यूपी का है, विशेष है ये, वहां रिमार्क करते जाएंगे, यूपी में जाके कनेक्ट हो जाएगा ये। इसके बाद हस्तशिल्प है, त्योहार है, मेला है। क्योंकि ये तो त्योहार मेला की बात तो भारत संदर्भ में बात करिए, यूपी संदर्भ में बात करिए, दोनों में आप देखेंगे तो खूब प्रीमियम सवाल पूछा जाता है। यूपी स्पेशल में त्योहार मेला छाया रहता है, एक सवाल यहाँ उठा लेता है। साहित्यिक प्रवृत्तियां एवं भाषाएं, भारत संदर्भ में भी जीएस 1 में है, यहाँ पर भी है आपके, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि इसको कहाँ रखना है, भारत के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश, दोनों में सेम चल रहा है। बट थोड़ा सा क्या हो रहा है कि टॉपिक इधर उधर हो रही हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब फिर कहाँ जाएंगे आप, धर्म एवं दर्शन। इसके बाद क्या पढ़ लेंगे आप, धर्म दर्शन पढ़ेंगे। फिर भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरें जो हैं, जो बार बार करंट में चर्चा में रहती हैं, तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये जो भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर है, इसको देखा जाए तो ये करंट से कनेक्ट होकर के क्वेश्चन यहाँ बनेगा, कहाँ, जीएस 1 में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं बना और कहीं सांस्कृतिक धरोहर जो है, इसमें मूर्त अमूर्त धरोहर होती है, आप जानते हैं। अगर यूनेस्को ने किसी को सूचीबद्ध किया भारत से, तो ये कुछ हिस्सा इसका कहाँ चला जाएगा, जीएस 3 में भी जा सकता है। ये समझिएगा, जीएस 3 में कहाँ जाएगा, ये आप सिलेबस को देख लीजिएगा, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये कहाँ जा रहा है। इसलिए मैंने कहता हूँ मेंस की तैयारी का पहला स्टेप पाठ्यक्रम को रटना होता है। इस पहला स्टेप क्या है, सिलेबस को रटना ही होता है और कुछ नहीं। पर्यटन के संदर्भ में हम देखेंगे, स्पेशली यूपी का पर्यटन, क्योंकि यूपी पर्यटन सवाल आ चुका है। आप 2018 से 23 तक का पेपर एक बार खंगाल लीजिए, पर्यटन से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार मेंस के पेपर में। तो ये सारा का सारा मैंने सेट कर क्या रखा है, टॉपिक 1 की बात मैं किया हूं, यानी जीएस 1 टॉपिक 1, जीएस 5 टॉपिक 1, दोनों को एक साथ करके हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कहेंगे सर तो फिर जो जीएस का टॉपिक 2 होगा, अरे भाई परेशान मत होइए। जीएस का जो टॉपिक 2 1757, जीएस 1 का जो टॉपिक 2 है, जिसकी शुरुआत कहाँ होती है, 1757 से जाकर के 1947 तक क्या चलता है, जो व्यक्तित्व है, समस्याएं हैं, है ना, और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो ये मत सोचिएगा आप, हम उसी समय जीएस 5 में जानते किसका अध्ययन करेंगे, 1857, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद का योगदान, यानी 1857 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, अब 1857 के बाद का योगदान है। तो मैं इस जीएस 5 का
टॉपिक 2 इसके साथ कनेक्ट करूंगा। किसके साथ? यानी अब मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि GS1 के साथ हमेशा GS5 कनेक्ट होगी, हर टॉपिक कनेक्ट होगी। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और जैसे हम सेनानी को लाके क्या करेंगे, टॉपिक 3 भी कनेक्ट करेंगे। यानी 3 और 2 को हम, चूंकि व्यक्तित्व की बात कर दी गई कहां पर, टॉपिक 2 में GS के, तो हम इसको भी क्या रख देंगे, तो यूपी GS5 का हम 2 और 3 को कनेक्ट किससे करेंगे, टॉपिक 2 के साथ। ऐसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। बहुत आसान है, बहुत मजा भी आएगा। बस आप मेरे डायग्राम के नोट्स को रेडी करते रहिए और समझते रहिए। जितना आसान बना दूंगा मुख्य परीक्षा, इतना आसान कि बशर्ते आपको समझने की बात है। कुछ थोड़ा सा रेफरेंस बुक रखिए अपने पास, जो बताया जाए उसको पढ़ते रहिए। इससे आसान एग्जाम कोई नहीं बनने वाला है। ये समझिए कि आपको लगेगा कि प्री तो टफ है, मेंस तो इजी है, ऐसा फील होगा कि प्री बहुत टफ है लेकिन मेंस क्या है, बहुत ही आसान है। और मेंस रियल में बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ आपकी गलती इग्नोर कर दी जाएगी। प्री में ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ कोई गलती इग्नोर नहीं होगी और नेगेटिव में हो जाओगे। यहाँ आपने कुछ एक आध पैरा अंड बंड संड जो भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कमीशन ध्यान नहीं देने वाला है। अगर आपने 20 क्वेश्चन लिखा है, उस 20 क्वेश्चन में 3 घंटों में आपको लिखना है, उन 20 क्वेश्चन में आपने 10 से 12 क्वेश्चन सही लिखा और 2-4 से इधर उधर घुमा दिया, कुछ सही लिखा कुछ गलत किया, तो इग्नोर कर जाएगा, उतना आप पास हो सकते हैं, कोई सी समस्या नहीं है। लेकिन आप 10-12 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखिए, उसमें अगर 4 से बच रहे हैं, उनमें 2-1 और थोड़ा सा मिला जुला, मतलब मिली-जुली सरकार बनाइए, गठबंधन करते चलिए, हर सवाल में गलती भी करिए सही भी करिए, किसी को ज़्यादा सही कर दीजिए, किसी में ज़्यादा गलती कर कम सही कर दीजिए। ऐसे आप बैलेंस डाइट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आराम से आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बिल्कुल सही लिख सकते हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिवीजन करना और चीज़ों को कंठस्थ करना इतना आसान नहीं रहता है। बस हाँ, आंसर राइटिंग करके हम ये समझ जाते हैं कि हमारी गलती थोड़ी बहुत अगर है भी तो इग्नोर कर दिया जाए, थोड़ी गलती यहाँ क्षम में है, कोई ऐसी बात। लेकिन पहले इन टॉपिक को कनेक्ट करते हुए आप स्टडी अपनी शुरू करिए, बहुत मजा आएगा। हमारे साथ आप बने रहिए और लोगों तक पहुँचाइए, शेयर भी करिए। कोई सलाह हो तो जरूर मुझे दीजिए।